हेलो एवरीवन, आज डेट है 10 फरवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि जावादी हिल्स को आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कैडमम हिल्स को लेकर के, तो कैडमम हिल्स को अगर हम मैप में व्यू करें तो यहाँ पर जो हमारा सर्दर्न पार्ट है, सर्दर्न इंडिया है, वहाँ पर कैडमम हिल्स सिचुएटेड है, केरला और तमिलनाडु स्टेट के बिल्कुल बॉर्डर बनाती हुई। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यूपी स्टेट को लेकर के है। आप सभी को जनरल अवेयरनेस है कि अभी प्रेजेंट टाइम में 5 स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं। तो यहाँ पर यूपी स्टेट में फर्स्ट फेज के जो इलेक्शन है वो आज से स्टार्ट हो गए हैं। 58 सीट पर आज यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वहाँ पर कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, कितनी सीट्स हैं, तो 403 वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए सीट्स हैं, जिसमें 58 सीट के लिए यहाँ पर इलेक्शन होगा। यहाँ पर कुछ जो 58 सीट्स में कुछ ऐसी हॉट सीट जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो कन्फ्लिक्ट वाला इशू है कि इन सीट पर कौन जीतने वाला है, तो इनके की कंटेंट्स कौन है यहाँ पर, तो उनके नेम यहाँ पर शो कर रखे हैं कि हर पार्टी ने अपने यहाँ पर किन को यहाँ पर अपना उम्मीदवार जो है वो अपॉइंट किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर बजट को लेकर के है। जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं कि आपने बजट में जो भी हमारे पुअर पर्सन है, आप सभी को पता है पेंडेमिक के टाइम में सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो लोग हुए जो एक तरीके से जो डेली वेजेस वर्कर्स थे। उनके जब काम हुए, कंस्ट्रक्शन वर्क्स बंद हो गए, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा अपने वेजेस को लॉस करना पड़ा। तो इसी को लेकर के बोला गया कि बजट में आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है उन लोगों के ऊपर। आपने जो बजट है वो बिग कॉरपोरेट हाउसेस को बेनिफिट पहुंचाने के लिए अपना जो बजट है उसको रखा है। यहां पर उन्होंने बोला कि यूनियन बजट का जब डिस्कशन चल रहा है तो कांग्रेस मेंबर कपिल सिब्बल ने ये बोला कि आपका जो बजट है उसमें नो विजन, कोई विजन नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है कि किस तरीके से फोकस किया जाएगा। यहाँ पर आपने बजट में बोला तो है कि 25 ईयर्स हमारा जो अमृत काल है जिसमें हम फोकस करेंगे ताकि 100 ईयर जब इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस को कंप्लीट करे तो उन सारे पॉइंट्स पर जहाँ पर वीक है अभी हमारा इंडिया, उन सभी को हम एक मेजर डेवलपमेंट वहाँ पर उस एरिया में करेंगे ताकि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो फिक्स हो सके। यहाँ पर उन्होंने बोला कि आपने जो 2019 में एक कॉरपोरेट सेक्टर में एक टैक्स कट किया था वो सिर्फ और सिर्फ आपने कॉरपोरेट सेक्टर को देने के लिए किया था। ऐसा नहीं है कि आपने किसी जो पुअर फैमिलीज हैं या जो पुअर कैटेगरी हमारी सोसाइटी को उनको एक तरीके से हेल्प करने के लिए सब कुछ किया था। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात रखी गई है कि आपने जॉब के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया है। तो आंसर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि हम सिर्फ जॉब के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जॉब ओरिएंटेड हमारे यहाँ पर ग्रोथ हो, जिसकी वजह से जो लोगों को जॉब देने का जो इशू है वो तो इजीली सोल्व हो जाएगा। दूसरा उन्होंने यहाँ पर बोला कि दूसरी जो अदर पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से बोला कि जो कॉमन पीपल है उनकी जो प्रायोरिटीज़ है उनको आइडेंटिफाई करने में जो बजट है वो लगभग फेल रहा है। जैसे कि एलपीजी सब्सिडी जो है उसको बिल्कुल कट कर दिया गया है। आंगनवाड़ीज़ को जो पहले भी जितना अलोकेशन हो रहा था उस सेक्टर के लिए अभी भी प्रेजेंट टाइम में उतना ही अलोकेशन आपने रखा है। मनरेगा में आपने एक तरीके से डिक्रीज़ किया है, 25% तक डिक्रीज़ देखने को मिला है। और सभी को पता है कि कोविड पैंडेमिक में रूरल एरिया में जॉब क्रिएशन में मनरेगा ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसमें आपने रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में 25% तक उसमें कटौती की है। इसके अलावा फार्मर प्रोटेस्ट में जो फार्मर्स जहां उनकी डेथ हो गई थी, उन प्रोटेस्टर को 3 फार्म लॉज के दौरान जब उनकी डेथ हुई तो उनकी फैमिलीज को आप किस तरीके से एड एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, इसके बारे में भी बजट में कोई भी बात नहीं रखी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर जो आर्टिकल है वो फ्यूजन एनर्जी को लेकर के है। साइंटिस्ट जो यूके कंट्री से बिलोंग करते हैं उन्होंने ये बोला कि हमने फ्यूजन एनर्जी में, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी में एक नया माइलस्टोन गेन किया है।
हमने पता किया है कि किस तरीके से सन में जो फ्यूजन के तहत जो एनर्जी है वो एक तरीके से बाहर निकलती है, एमिशन होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में जो प्रोसीजर है उन सभी को हमने गेन करने की या उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है और उसमें एक नया रिकॉर्ड हमने हासिल किया है। ये जो टीम है वो JET जो ऑक्सफोर्ड के पास में एक तरीके का रिसर्च स्टेशन, वहाँ पर इस तरीके का रिसर्च यहाँ पर किया गया है और ये बताया गया है कि 59 मेगा जूल जो है वो सस्टेन्ड एनर्जी जनरेट की गई है इस तरीके के प्रोसीजर से। यहाँ पर अगर हम देखें तो उन्होंने कंपैरिजन किया है। उन्होंने एक बात बोली कि फ्यूजन फ्यूल को कंटेन करने से 1 किलोग्राम फ्यूजन फ्यूल अगर आप उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, उससे जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, अगर उसका हम कंपैरिजन करें 1 किलोग्राम ऑफ कोल, ऑयल एंड गैस, तो फ्यूज़न जो प्रोसीजर है उससे हम 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो JET साइट है ये लार्जेस्ट ऑपरेशन वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड में इस तरीके का प्रोसीजर करने के लिए, जो भी ऑपरेशनल वर्क करने के लिए सबसे लार्जेस्ट साइट के रूप में पूरे वर्ल्ड में सिचुएटेड है। यहाँ पर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो क्या है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, उनको जब हीट किया गया और यहाँ पर कोशिश की गई कि सन के सेंटर में जिस तरीके का प्रोसीजर होता है उसी प्रोसीजर को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई कि 10 टाइम्स हॉटर देन द सेंटर ऑफ द सन टू क्रिएट प्लाज्मा क्रिएट करने के लिए सन के भी सेंटर से 10 टाइम्स हॉटर यहाँ पर टेम्परेचर क्रिएट किया गया। और यहाँ पर ये प्रोसीजर जब कोशिश की जा रही थी तो पता चला कि ट्रेमेंडियस जो एनर्जी है एज हीट के रूप में यहाँ पर फ्यूजेज हुई और रिलीज हुई। तो इस प्रोसीजर को उन्होंने बताया है कि हमने जिस तरीके से सन में प्रोसीजर होता है उसी तरीके से हमने भी यहाँ पर कोशिश की है और उसका रिजल्ट जो है वो काफ़ी शानदार रहा है। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो यहाँ पर काम किया गया, जो रिजल्ट निकल करके आए, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे? वो इंपॉर्टेंट रहेंगे ITER, एक प्रोजेक्ट है द लार्जर एंड मोर एडवांस वर्जन ऑफ द JET। ये जो JET जो एक तरीके से रिसर्च सेंटर है इसी का एक बड़ा रूप है ITER जो है वो फ्यूजन रिसर्च मेगा प्रोजेक्ट है जिसको सपोर्ट किया जा रहा है 7 मेंबर्स के द्वारा, चाइना, EU, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया एंड US। ये मिल करके काम कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाए और जो भी एनर्जी इस तरीके से फ्यूजन तरीके से एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज किया जा सके। ये जो ITER है वो बेस्ड है अब फ्रांस में, साउथ ऑफ फ्रांस में बेस्ड है और इसका इट सीक्स टू फर्दर डेमोन्स्ट्रेट द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी ऑफ फ्यूजन एनर्जी। फ्यूजन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। ओके, इसमें ये बोला गया है कि ये जो रिवॉर्ड है लगभग 20 ईयर्स से हम रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें जो हमारे पार्टनर्स है अदर कंट्रीज, हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, बहुत सारी यहाँ पर एक तरीके से हर्डल्स हमारे वे में क्रिएट हो रही थी, लेकिन उन सभी को ओवरकम करके हमने ये जो रिजल्ट है वो निकाला है। मतलब हमारी 20 ईयर्स ऑफ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट का ये एक तरीके से रिवॉर्ड है। ये जो ITER जो टर्म है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से कंट्री जो है वो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि इंडिया भी इसका मेंबर है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन की बात की गई है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो प्रोसीजर होता है इसमें 2 स्मॉल जो न्यूक्लियस है उनको मर्ज करके एक तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है। सन में सेम इसी तरीके का प्रोसीजर होता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियर हैं उनका फ्यूजन होता है और हीलियम में वो कन्वर्ट होते हैं और यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ही उसी प्रोसीजर को फॉलो करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कर्नाटका स्टेट को लेकर के है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हिजाब बैन को लेकर के वहाँ पर जो इशू चल रहा है उसको आज कर्नाटका हाई कोर्ट में इसको लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। 3 जजों की जो बेंच है, हाई कोर्ट की बेंच है, वो इसमें डिस्कशन करेगी। वहाँ के जो चीफ जस्टिस है ऋतुराज अवस्थी, इसके अलावा 2 मेंबर और रहेंगे और वहाँ पर ये डिस्कशन करेंगे कि ये जो हिजाब बैन इशू है इसको किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है और जो भी पॉइंट्स है गवर्नमेंट अपनी तरफ से पॉइंट रखेगी और जो प्रोटेस्टर हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल की है वो अपनी तरफ से पॉइंट रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 5 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो इसरो को लेकर के है। यहाँ पर ये शो किया गया है कि यहाँ देखिए इसरो जो है, इसरो के अभी प्रेजेंट टाइम में नए वहाँ के चेयरमैन बने हैं एस सोमनाथ। तो एस सोमनाथ जो नए चेयरमैन बने हैं उनकी एक तरीके से उनका जो टर्म स्टार्ट हुआ है उनमें फर्स्ट लॉन्चिंग होगी इसरो की।
इसरो जो है वो यहाँ पर कुछ न्यू सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करने वाला है 14 फेब को। इस न्यू सैटेलाइट में कुछ स्मॉल सैटेलाइट भी होंगी। यहाँ पर ये जो मिशन है वो 2 स्मॉल सैटेलाइट को भी कैरी करेगा एज को पैसेंजर्स के रूप में, जिसमें तो एक तो स्टूडेंट सैटेलाइट होगी इंस्पायर सेट 1 फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद द लेबोरेटरी ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोसीजर है इसके बारे में आप सभी को पता है कि इसरो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रेजेंट टाइम में नए उनके चेयरमैन बने थे एस सोमनाथ, और यहाँ पर ये बताया गया है कि इसरो किस तरीके से इन सैटेलाइट के प्रोसीजर के बारे में यहाँ पर शो कर रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो रिलेटेड है इनकोइस से रिलेटेड। इनकोइस क्या है? इनकोइस है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इन्होंने ये बताया है कि आने वाले टाइम में जो हमारे स्टेट जो कोस्टल रीजन में है, यहाँ पर अगर हम इंडिया के मैप को व्यू करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले तो जो श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है उसकी लोकेशन आप शो कर देख लीजिए, यहाँ पर यह शो कर रखा है। ये जो हमारा आंध्र प्रदेश स्टेट है वहाँ पर इसका जो सेंटर है, इसरो का जो सेंटर है वो सिचुएटेड है। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि जो इनकोइस हमारा सेंटर है वो जो भी हमारे कोस्टल एरिया में यहाँ पर जो हमारे स्टेट हैं उनके लेकर के जो भी इशू है उनके बारे में ये बताने की कोशिश की गई है इनकोइस के द्वारा कि आने वाले टाइम में जो वाटर जो है वो रेज हो रहा है, वाटर लेवल सी लेवल जो है इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो स्टेट्स जैसे कि यहाँ पर गुजरात के बारे में बता रखा है कि उसका 5.36% जो एरिया है वो इफेक्ट होगा। महाराष्ट्र बता रखा है, कर्नाटका एंड गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इन सभी के बारे में शो कर रखा है कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे सी लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, और सी लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो कोस्टल एरिया है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे। क्लाइमेट चेंज का एक मेजर इशू है ये कि जो हमारी जो आइस शीट्स हैं वो एक तरीके से मेल्ट होने लग जाती हैं, और मेल्ट होने के बाद में सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर इनकोइस की बात की गई है, तो इनकोइस से रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनकोइस जो है वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ये आता है, और इसकी जो लोकेशन है वो प्रगति नगर हैदराबाद में है। 1998 में इसको बनाया गया था ऑटोनोमस बॉडी के रूप में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका काम सिर्फ ये है कि हमारे ओशन इंफॉर्मेशन को जो भी बेस्ट पॉसिबल ओशन इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा जो एडवाइजरी सर्विसेज है सोसाइटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एजेंसीज, साइंटिफिक कम्युनिटी थ्रू सस्टेन्ड ओशन ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट्स थ्रू सिस्टमेटिक एंड फोकस्ड रिसर्च, इन सभी के बेसिस पर ये सारा काम करने की कोशिश की जा रही है। इनकोइस जो है वो जो हमारा ओशियन है उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर शेयर करने का काम करता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए पेज नंबर 6 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल यहाँ देखिए। आप सभी को पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में इशू चल रहा है, तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि नॉर्मेंडी फॉर्मेट जो है टॉक्स का, उसके बेसिस पर ये लग रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो प्रॉब्लम है उसको एक ब्रेक थ्रू मिलने की कोशिश करी जाएगी। मतलब जो एक तरीके से वॉर जैसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही थी उसको यहाँ पर शांत करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे पहले। ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इशू है वो आज का नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। लगभग 2014 के टाइम में, 2014 के टाइम में भी यहाँ पर डोनबास वाला रीजन है, यहाँ पर यूक्रेन और ये है रशिया, ये बॉर्डर एरिया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस एरिया को लेकर के उस टाइम भी यहाँ पर इशू क्रिएट हुआ था। तब भी नॉर्मेंडी फॉर्मेट क्या है कि यूक्रेन, रशिया, जो फ्रांस और जर्मनी, इन कंट्रीज ने मिलकर के यहाँ पर डिस्कशन की, टॉक की, और उसके थ्रू इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की यहाँ पर कोशिश की थी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 2014 में जो फ्रांस और जर्मनी सॉरी जो कंट्री है उन्होंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था यहाँ पर जो इशू चल रहा है उसी को लेकर के। ओके, इसको लेकर के डिस्कशन हुआ, दो कंट्रीज ने यहाँ पर मेजर इंटरवीन करने की कोशिश की, यहाँ पर डिस्कशन के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। मिन्स्क एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया जिसमें दोनों कंट्री जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो भी वॉर जैसी सिचुएशन या फिर काउंटर अटैक ऐसे इशू क्रिएट यहाँ पर नहीं होंगे। तो अब दोबारा से हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं, हम फॉरेन पेज पे भी आज डिस्कस करेंगे कि फ्रांस कंट्री के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यूक्रेन के साथ में भी और दूसरी
दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रशिया के साथ में भी डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें एक पॉजिटिव साइन भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने ये बताया है कि देखो रशिया का तो अपना अपना कन्फ्लिक्ट है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है भाई वो अपने आप को एक्सपेंड ना करे। रशिया ये मानता है कि अगर आप यूक्रेन को नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाते हो तो एक तरीके से यूएस जो है वो अपनी डिक्टेटरशिप क्रिएट करने की कोशिश करेगी जो भी रशिया कंट्री है उसके बॉर्डर एरियाज में। इसलिए रशिया का मेजर कंसर्न ये है कि नाटो अपने आप को, यूएस जो है वो अपने आप को काउंटर करने की कोशिश करे और ये डिक्लेयर करे कि हम अपने आप को एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो यहां पर इसको लेकर के इस आर्टिकल में यही शो कर रखा है कि जो नॉर्मेंडी टॉक्स के थ्रू ये माना जा रहा है कि इसका जो रिजल्ट है वो निकल करके सामने आ सकता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज पेज नंबर 8 पर यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें जुडिशरी को लेकर के एक बात बताई गई है कि जो जजेस हैं उन्होंने यहाँ पर जस्टिस माहेश्वरी जिन्होंने पेनोलॉजी जो है एक नया प्रोसीजर होता है कि किसी भी क्राइम को आप एक तरीके से डेथ पेनल्टी के बेसिस पर, मतलब मेजरली आप फोकस कर रहे हो डेथ पेनल्टी कि कोई भी हीनियस क्राइम हुआ है तो उसमें आप डेथ पेनल्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो उन्होंने एक फेवर किया है कि आप क्या कर सकते हो, डेथ पेनल्टी की जगह पर यहाँ पर जो उसका एक अल्टरनेट जो भी आप रिजल्ट देते हो किसी भी क्राइम को लेकर के, जब आप अपने रिजल्ट देते हो तो डेथ पेनल्टी के बेसिस के अलावा आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो किसी अदर फॉर्मेट में जिसमें पनिशमेंट में मिले, बहुत ही स्ट्रिक्टली पनिशमेंट में मिले, लेकिन डेथ पेनल्टी को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इस आर्टिकल में जो राइटर है जस्टिस माहेश्वरी जो है उन्होंने कोशिश की है यहाँ पर कि आप प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ के ऊपर, ये जो फिलोसॉफी है वो पेनोलॉजी जो एक टर्म है जिसके बेसिस पर जो भी इशू है उनको सोल्व करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें हम ह्यूमन लाइफ को प्रिजर्व करने वाले फिलोसॉफी को अकोमोडेशन करने की कोशिश करते हैं कि उनको पनिशमेंट भी मिले, डेथ पेनल्टी को ट्रांसफर किया जाए, उनको पनिशमेंट भी मिले, लेकिन हम चाहते हैं कि स्ट्रिक्टली पनिशमेंट मिले लेकिन ह्यूमन लाइफ जो है उसको प्रिजर्व किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है, अभी आप सभी को पता है बजट सेशन चल रहा है, बजट को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बात रख रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर आर्टिकल है वो mRNA वैक्सीन को लेकर के है। हमारे इंडिया की जो mRNA वैक्सीन जो है वो जल्द ही, इंडिया की फर्स्ट होम ग्रोन mRNA वैक्सीन जो है कोरोना वायरस के खिलाफ में, जल्द ही इसको प्रेजेंट किया जाएगा। ये बोला जा रहा है कि अप्रैल से ये मार्केट में इसको प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये बोला गया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनके पास में प्रेजेंट किया गया है कि वो किस तरीके से इसका इवोल्यूशन करें, इसके जो रिजल्ट है उनको रिसर्च करें और फिर एक तरीके से अप्रूवल दें। mRNA वैक्सीन को पुणे बेस्ड जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स जो है उन्होंने इसको प्रेजेंट किया है, उन्होंने इसको बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने की है। उन्होंने ये बोला है कि देखो प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में लगभग एटलीस्ट 6 वैक्सीन जो है वो इंडिया में अप्रूवल हो चुका है, जिसमें 2 वैक्सीन जो है जिनको हमने लोकली मैन्युफैक्चरिंग की है, कोविशील्ड को और कोवैक्सीन को। ज़्यादातर जो इंडियंस हैं उन्होंने 99% जो वैक्सीन है वो अपने इंडिया में होम ग्रोन जो वैक्सीन है उसी को ही अप्लाई करवाया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो mRNA वैक्सीन जो है वो अदर कंट्रीज़ में भी डेवलप हुई हैं, जैसे कि फाइज़र और मॉडर्ना जो कंपनी है उन्होंने mRNA वैक्सीन बनाई, लेकिन उनका इशू क्या है कि उनको रेफ्रिजरेटर की बहुत ही लो टेम्परेचर में उनको एक तरीके से प्रिजर्व करने की ज़रूरत थी उन वैक्सीन को। वो हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की इस तरीके की कमी है, इसलिए हम यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, उनको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए जितनी ज़्यादा नंबर्स में। हमारे इंडिया में जो अभी mRNA वैक्सीन बनी है उसमें इस तरीके के कोई भी इशू नहीं है, आप नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में भी उनको प्रिजर्व कर सकते हो। तो ये एक तरीके के लिए इंडिया के लिए एक बहुत ज़्यादा, अगर हम देखें कंपैरिजन करें कोविड के टाइम में इंडिया ने जो जिस तरीके से वैक्सीन अपने यहाँ पर डेवलप की, मतलब बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हमने इस इशू में भी इंडिया ने उन डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ में अपने आप को कंपेयर किया, एक तरीके से कंपटीशन किया और उन्हीं के साथ में ही वैक्सीन को हम साथ में यहाँ पर लेकर के आई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर कुछ रिपोर्ट आई है कि कोविड के टाइम में जॉब लॉस की वजह से जितने भी सुसाइड्स हुए उनमें मेजर इशू था जॉब लॉस। मतलब कोविड की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी वजह से इफेक्ट हुए, बहुत बैंकरप्टी जो इशू है जिसकी वजह से उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए,
आईआईटी को लेकर के गवर्नमेंट ने कुछ डाटा पब्लिश किए हैं। यहाँ पर ये डाटा ये शो करते हैं कि जो भी हमारी मेजर 23 आईआईटीज हैं उनमें लगभग यहाँ पर अगर हम देखें तो 6511 टीचिंग फैकल्टी हैं प्रेजेंट टाइम में, 4370 पोस्ट जो है वो वहाँ पर वैकेंट है। यहाँ पर ये बता रखा है कि रिजर्व्ड कैटेगरी से बहुत ही पुअर रिप्रेजेंटेशन है। ओनली 12% SC ST OBC EWS जो कैटेगरी है उनसे यहाँ पर लोग प्रेजेंट हो रहे हैं, मतलब टीचिंग फैकल्टी पे। टीचिंग फैकल्टी IIT में जितनी भी टीचिंग फैकल्टी है उनमें रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी कम है। यहाँ पर ये बता रखा है दिसंबर 2021 के डाटा है कि अगर हम हर एरिया की बात करें, SC की, ST की, OBC की, EWS की बात करें तो उसमें रिजर्वेशन जो है 7.5%, 15%, 27% और 10% यहाँ पर रिजर्वेशन है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो फैकल्टी है रिजर्व कैटेगरी में उनमें होना ये चाहिए कि 59.5% जो जितनी भी पोस्ट है, जितनी भी हमारे यहाँ पर फैकल्टी है उनमें से 59.5% जो है वो रिजर्व कैटेगरी से होने चाहिए, लेकिन अभी इतने यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। मतलब जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो उस कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर हमारी फैकल्टी में नहीं है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ड्रोन को लेकर के है। यहाँ पर इंडिया में ये बता रखा है कि इंडिया में जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने ड्रोन के इंपोर्ट को लेकर के, ड्रोन का जो इंपोर्ट हमें करना है उसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स के ऊपर अभी प्रेजेंट टाइम में बैन लगाया है। सिर्फ कुछ एरिया में उन्होंने छूट दी है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पजेज के लिए, क्योंकि इंडिया जो है वो अपने मेड इन इंडिया ड्रोन जो है उनको प्रमोट करना चाहता है। हम चाहते हैं कि आप अपने आप को एक हब के रूप में डेवलप करें जहां पर इस तरीके की जो भी इंडस्ट्री है वो इंडिया में डेवलप हो और कुछ सेल्फ मेड जो ड्रोन्स हैं उन्हीं को हम हमारे यूज में ला सकें। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लेकर के है। स्मृति ईरानी ने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे इंडिया के लिए बताए हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो वीमेन हैं उनको मैटरनिटी बेनिफिट यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। आप सभी को पता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है उसमें 5,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए जाते हैं और जननी सुरक्षा योजना को भी इसके साथ में मर्ज किया गया, 1,000 रुपीज़ उसके एडिशनल इसमें ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इस तरीके से 6,000 रुपीज़ जो है वो वन वीमेन को बेनिफिट मिलता है उनके चाइल्ड, मतलब लिविंग चाइल्ड जब होता है, फर्स्ट लिविंग चाइल्ड, तो उसके ऊपर ये बेनिफिट एक वीमेन को मिलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी बेनिफिशरीज है वीमेन को वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है फॉरेन पेज पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल, वो है क्वेड ग्रुप को लेकर के। इस आर्टिकल में बताया गया है कि क्वेड ग्रुप के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग होगी ऑस्ट्रेलिया में। हमारे जो एस जयशंकर जो हैं फॉरेन मिनिस्टर, वो भी यहाँ की विजिट पर जा रहे हैं और यहाँ पर डिस्कशन होगा कि क्वेड ग्रुप जो है वो किस तरीके से अलग अलग एरिया में काम करेंगे। यहाँ पर वैक्सीन, टेक्नोलॉजी, रीजनल सिक्योरिटी, इन सभी के ऊपर कोऑपरेशन करने की बात की जाएगी। इसके अलावा इंडो पैसिफिक वाला जो एरिया है उसको फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव रीजन के रूप में कोशिश की जाएगी कि वहाँ पर भी इसको लेकर के डिस्कशन हो। बहुत सारे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स, कोविड पेंडेमिक, ये सारे जो इशू हैं जिनको एड्रेस यहाँ पर किया जा सकता है। 2021 में भी 2 समिट जो हुई थी उनमें लीडर्स ने अपने एजेंडा को, जो भी कंस्ट्रक्टिव एजेंडा है उनको अनाउंस किया था कि किस तरीके से जो क्वेड ग्रुप है वो कोऑपरेशन करेगा और अपने आप को एज ए पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एजेंडा पे अपने आप को बिल्ड करेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिस्टर एस जयशंकर जो हैं वो फिलीपींस को लेकर के भी ऑस्ट्रेलिया के साथ में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लास्ट मंथ जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के फिलीपींस के साथ में हमारे कुछ यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो इंडो पैसिफिक एरिया में अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के साथ में भी इंडिया जो है वो एक कोशिश कर रहा है कि हमारे यहाँ पर रिलेशन जो है वो इंक्रीज हो सके, क्योंकि फिलीपींस जो है वो आसियान कंट्रीज़ में एक इम्पोर्टेंट रोल, और इंडिया चाहता है कि ईस्टर्न कंट्रीज़ में जो है, ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में अपनी जो भी प्रेजेंट, साउथ ईस्ट एशिया में जो भी अपनी प्रेजेंस है उसको हम
डोमिनेंस क्रिएट कर सके या अपने आप को एक स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में डेवलप कर सके, क्योंकि यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उन लोगों की हेल्प करके, उन कंट्रीज़ का साथ लेके, कोऑपरेशन के साथ में हम चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि चाइना को किस तरीके से काउंटर किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं है। क्वाड ग्रुप के बारे में ये बोला गया है कि ये कोई सिक्योरिटी अलायंस नहीं है, कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। ये जो क्वाड ग्रुप है यूएस की तरफ से ये रिजल्ट आया है, क्योंकि चाइना जो है वो इसको एक मिलिट्री अलायंस बोलता है, और चाइना बोलता है कि यूएस जो है वो चाहता है कि अपनी जो भी टेक्नोलॉजी, अपनी जो भी टर्मिनोलॉजी है जिसके बेसिस पर वहाँ पर वर्क किया जा रहा है, उसी के बेसिस पर जो अदर कंट्रीज़ है उनको भी इन्फ्लुएंस किया जा सके, और उनको भी अपनी बेसिस पर अपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन्हीं के बेसिस पर उन कंट्रीज को भी अपने साथ में ला करके यहाँ पर काम करवाया जा सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इशू है, तो फ्रांस यहाँ पर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर यूक्रेन के साथ में डिस्कशन हुआ, तो कीव में तो यूक्रेन के साथ में डिस्कशन चल रहा है और मॉस्को में डिस्कशन चल रहा है रशिया के साथ में। तो इसके पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल रहे हैं, जिसके बेसिस पर ये माना जा सकता है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इशू है वो सॉल्व हो सकते हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।